नमस्कार। टॉपिक है हमारा अमेरिका की क्रांति के कारण। क्रांति से पूर्व अमेरिका की स्थिति के बारे में बात कर चुके हैं। क्रांति के कारणों की अगर हम बात करें तो सबसे निर्णायक मोड़ जो है जिसके बाद इंग्लैंड की नीति का परिवर्तन दिखाई देता है वो है सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध 1763 में समाप्त हुआ और इसके पश्चात इंग्लैंड ने अमेरिका के प्रति बहुत ही कठोर औपनिवेशिक नीति अपनाई और इसी नीति ने अमेरिका में विद्रोह और असंतोष को जन्म दिया। अमेरिकी उपनिवेशों ने अपनी स्वच्छंदता, व्यवहार में स्वतंत्रता और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए विद्रोह किया। बहुत सारे कारण हैं जिन्होंने मिलकर अमेरिका में क्रांति को जन्म दिया। सबसे पहला जो कारण है वो है इंग्लैंड सरकार का नगण्य हस्तक्षेप। अमेरिकी स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख कारण हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड ने प्रारंभ में इन उपनिवेशों के स्वशासन पर अंकुश लगाने का या उपनिवेशों के शासन को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया। और जब बाद में 1763 के पश्चात इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने अमेरिका के शासन को नियंत्रित करने का प्रयास किया, उपनिवेशों की स्वच्छंदता में बाधा उत्पन्न हुई, तो ये असंतोष की शुरुआत यहाँ से होती है और यही असंतोष जो है वो आगे चलकर क्रांति में बदल गया। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रारंभ में इंग्लैंड की सरकार ने उपनिवेशों के शासन में हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। तो इसके बहुत से कारण हैं। 1688 में जो इंग्लैंड की क्रांति हुई थी 17वीं सेंचुरी में, उससे लगभग 85 वर्षों तक इंग्लैंड में राजतंत्र और संसद में संघर्ष होता रहा। ये जो दोनों संस्थाएं हैं इनके बीच लगभग गृह युद्ध चलता रहा और इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप इतने लंबे समय तक इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों को अमेरिकन उपनिवेशों के विषय में विचार करने का या उनको नियंत्रित करने का समय नहीं मिला। और जब आगे चलकर 1763 के पश्चात इंग्लैंड ने कोशिश की कि अमेरिका को नियंत्रित किया जाए, तब तक उपनिवेश इतने विकसित हो चुके थे कि अब उन पर अंकुश लगाना संभव नहीं था। इसके अलावा 18वीं सेंचुरी के मध्य तक की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की जो इकोनॉमी थी उसका मुख्य आधार जो था व्यापार था। व्यापारिक गतिविधियां अमेरिका के साथ की जाती थी और उपनिवेशों का महत्व सिर्फ इतना था कि उनसे कच्चा माल उनको प्राप्त होता रहे, जैसे कि तंबाकू, चीनी, लकड़ी, चावल, मछली, ये सब उन्हें मिलता रहा। तो उपनिवेशों के जीवन या उनके प्रशासन में हस्तक्षेप करने की इंग्लैंड ने कोई कोशिश उस समय तक नहीं की। इसके अलावा बहुत सारे कानून थे जो इंग्लैंड ने आरोपित किए हुए थे अमेरिका के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए, व्यापार को नियंत्रित करने के लिए। बेसिकली उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट कानून थे, उनका नाम था नेविगेशन एक्ट। नेविगेशन एक्ट के तहत ये डिसाइड किया हुआ था कि अंग्रेज़ी जहाज़ों से ही अमेरिका किसी भी सामान का आयात अथवा निर्यात करेगा। ये एक्ट थे कागज़ों पर, लेकिन इनका कभी भी सख्ती से पालन नहीं किया गया। उसके पश्चात टॉपिक आता है हमारा अमेरिका की क्रांति के कारण की बात अगर हम करें तो वो है उपनिवेशवासी जो थे उनमें इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव था। इसके पूर्व हम बात कर चुके हैं कि अमेरिकन उपनिवेशों में रहने वाले जो ज़्यादातर लोग थे, 90% जो लोग थे वो इंग्लैंड के ही रहने वाले थे। 10% दूसरे थे डच, जर्मन आदि। लेकिन इंग्लैंड के बेसिकली रहने वाले होते हुए भी इन उपनिवेशवासियों में यानी अमेरिकन लोगों में इंग्लैंड के प्रति कोई विशेष प्रेम नहीं था। तो इसके बहुत सारे कारण थे, क्योंकि विभिन्न कारणों से प्रेरित होकर ही ये अमेरिका में रहने के लिए आए थे। बहुत से लोग थे जो धार्मिक अत्याचारों से परेशान होकर उपनिवेशों में आए थे, तो इन्हें इंग्लैंड की सरकार से या इंग्लैंड के चर्च से कोई संबंध रखने की आकांक्षा नहीं थी। इंग्लैंड के अलावा जो दूसरे यूरोपीय देशों के लोग थे उनको तो इंग्लैंड से वैसे भी मोह नहीं था। इसके अलावा इंग्लैंड की गवर्नमेंट अपराधी लोगों को इन बस्तियों में भेज दिया करती थी। वो ये कोशिश करते थे कि अपराधियों को दंड देने की बजाय अमेरिका जाकर बसने का अवसर दिया जाए। तो इन लोगों को भी इंग्लैंड से कोई अटैचमेंट नहीं था। फिर अंग्रेज़ों और अमेरिका के लोगों के बीच में धार्मिक मतभेद बहुत ज़्यादा था। अमेरिकन उपनिवेशों के निवासी ज़्यादातर प्यूरिटन थे, जबकि इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड की जो एंग्लिकन चर्च है उसके अनुयायी थे। तो धार्मिक भिन्नता भी एक कारण था। इसके अलावा उपनिवेशवासी जो थे उनमें समानता की भावना बहुत ज़्यादा थी।
और इंग्लैंड की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें वर्ग भेद बहुत ज़्यादा थे। वहाँ पर कुलीन लोगों की बहुत इम्पोर्टेंट स्थान था। इतिहासकार ट्रेवेलियन कहते हैं कि जहाँ अंग्रेज़ी समाज पुराना था उसमें पेचीदापन और कृत्रिमता आ चुकी थी, वहाँ अमेरिकन लोग अभी नए नए थे और सरल थे। इन्होंने अपनी सारी पूर्व धारणाओं और रीति रिवाजों को त्याग कर एक नया जीवन अपनाया था और अब वे सब अमेरिकन बन गए थे। तो इंग्लैंड के प्रति लगाव नहीं होने में इस चारित्रिक भिन्नता का भी इम्पोर्टेंट योगदान था। नेक्स्ट कारण है अमेरिकन लोगों में बौद्धिक चेतना का बहुत ज़्यादा विकास हो चुका था। बौद्धिक चेतना के विकास में एजुकेशन ने अपना रोल प्ले किया, पत्रकारिता बहुत अच्छे स्तर तक पहुंच चुकी थी और बहुत सारे विचारक थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी उपनिवेश था पेंसिल्वेनिया। यहाँ पर क्वेकर समुदाय के जो लोग थे, धार्मिक संप्रदाय है क्वेकर समुदाय, उसने बच्चों की शिक्षण संस्थाएं स्थापित की हुई थी। इसी तरह से 1636 में मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज नगर में हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1693 में वर्जीनिया में विलियम एंड मैरी कॉलेज शिक्षा का एक इम्पॉर्टेंट केंद्र बन गया था। ये जो कॉलेज थे या बहुत सी शिक्षण संस्थाएं थी, उनमें बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते थे, गणित, भाषा, विज्ञान, और इसके अलावा जो कामगार लोग थे, वर्कर्स थे, उनके लिए रात्रिकालीन कक्षाओं की व्यवस्था भी की गई थी। बहुत सारे विचारक हैं जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। उन्होंने एक विचार केंद्र की स्थापना की जो बाद में अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के नाम से पॉपुलर हुआ। बहुत सारी पुस्तकों का योगदान भी रहा। अमेरिका में अगर हम बात करें तो 17वीं सेंचुरी के अंतिम वर्षों में अमेरिका के कैम्ब्रिज नगर में पहला छापाखाना स्थापित किया गया। 1704 में बोस्टन से पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ जिसका नाम था बोस्टन न्यूज़ लेटर। ये जो पत्र है इसने स्वतंत्रता के बारे में बहुत से विचार रखे और आगे तक प्रकाशित होता रहा। 1719 में अमेरिकन मर्करी, 1725 में न्यूयॉर्क गजट पब्लिश हुआ। लगभग 1765 तक की बात करें तो 25 न्यूज़पेपर यहाँ से प्रकाशित होते थे। तो एजुकेशन ने और पत्रकारिता ने जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण, राष्ट्रीयता की भावनाएं और स्वतंत्रता की भावनाएं जो है वो अमेरिकन लोगों में जागृत की। इसी समय एक बुक बड़ी पॉपुलर हुई थी, वो टॉमस पेन की थी। 1775 में उन्होंने लिखी थी और इसका टाइटल था कॉमन सेंस। तो टॉमस पेन की बुक कॉमन सेंस के माध्यम से भी उन्होंने देश प्रेम की भावना जो है अमेरिकन लोगों में जागृत की थी। उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा था कि यह मानना कि यह महाद्वीप लंबे समय तक किसी विदेशी शक्ति के अधीन रहेगा किसी प्रकार भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होगा। तो इस तरह के विचार उन्होंने व्यक्त किए थे जिन्होंने लोगों को राष्ट्रीयता, देशभक्ति की भावना के प्रति जागृत किया। इसके अलावा बौद्धिक चेतना के विकास में जेम्स ऑटिस, पैट्रिक हेनरी और सैमुअल एडम्स, इन्होंने भी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। तो बहुत सारे बौद्धिक चेतना जो तत्व था उसने भी बहुत ज़्यादा जागृति का काम अमेरिका में किया। इसके अलावा नेक्स्ट कारण की अगर हम बात करें तो वो है उपनिवेशवासियों का स्वतंत्रता प्रेम। इंग्लैंड के जो नागरिक हैं उनसे अगर हम कंपेयर करें तो अमेरिका के जो लोग थे वो ज़्यादा स्वतंत्रता प्रेमी थे या ज़्यादा स्वतंत्रताएं उन्हें प्राप्त हुई थी। जनतंत्रात्मक शासन पद्धति या स्वतंत्रता का इंग्लैंड के लोगों से ज़्यादा यहाँ प्रचलन में था। इसकी अगर झलक अगर हम देखना चाहें तो वर्जीनिया का जो प्रथम अधिकार पत्र है जो 1618 का है उसमें कहा गया था कि यहाँ बसने वालों को सभी स्वाधीनताएं, मताधिकार एवं रियायतें प्राप्त होंगी, ठीक वैसे ही जैसे कि उन्हें इंग्लैंड में जन्म लेने पर प्राप्त होती। तो एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है स्वतंत्रता का जो अमेरिका के उपनिवेशों के प्रशासन में हमें नज़र आता है। इसी तरह से दूसरे जो स्टेट्स हैं वहाँ के उनके अधिकार पत्रों में भी इसी तरह के विचार हमें दिखाई देते हैं। प्रारंभ में जो ये व्यवस्था थी अमेरिकी उपनिवेशों की, इसको इंग्लैंड के शासक ने भी मान्यता प्रदान कर दी थी। आगे चलकर जब इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने सप्तवर्षीय युद्ध के पश्चात कर लगाने का, व्यापार को नियंत्रित करने का या उपनिवेशवासियों की स्वतंत्रता को कम करने का प्रयास किया, तो यहीं से उपनिवेशवासी और इंग्लैंड के मध्य संघर्ष की शुरुआत होती है। एक और कारण है दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। उपनिवेशों की जो शासन व्यवस्था थी उसके 3 प्रमुख अंग थे। गवर्नर की कार्यकारिणी समिति
और तीसरा अंग था विधायक सदन या असेंबली। गवर्नर और उनकी जो कार्यकारिणी समिति थी वो सीधे सम्राट यानी इंग्लैंड के शासक के अधीन थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम है कानून निर्माण करने का और कर लगाने का अधिकार वो प्रवासियों द्वारा चुने हुए असेंबली या विधायक सदन के हाथ में था। तो ये जो सिचुएशन थी इसमें गवर्नर के लिए जनता के प्रतिनिधियों के सदन असेंबली का विरोध करना बहुत ही कठिन हो जाता था। विधायक सदन चाहते थे कि कार्यकारिणी जो है उस पर पूरा नियंत्रण उनका स्थापित रहे। तो इस तरह की शासन व्यवस्था की वजह से दोनों के बीच में तनाव उपस्थित हो गया था। नेक्स्ट जो कारण है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है वो है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। ये जो युद्ध है ये 1756 में शुरू हुआ, 1763 में समाप्त हुआ था। ये युद्ध प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच लड़ा गया था। प्रशा का साथ इंग्लैंड ने दिया था और ऑस्ट्रिया का साथ जो है वो फ्रांस और रूस ने दिया था। औपनिवेशिक हितों को लेकर लड़ा गया था और इस युद्ध ने बहुत ज़्यादा प्रभाव अपना आगे चलकर अमेरिका के प्रशासन में दिखाई देता है। इस युद्ध का प्रभाव, इस युद्ध के दौरान अमेरिकी जो लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ी सेना को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि वे फ्रांस से लगातार व्यापार करते रहे। युद्ध काल में अमेरिकन लोगों को बहुत लाभ हुआ व्यापार के माध्यम से। इस युद्ध के पश्चात इंग्लैंड ने कनाडा के क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर लिया और कनाडा पर अधिकार करने के पश्चात अब अमेरिका में उत्तर से फ्रांसीसी खतरा खत्म हो गया था। अमेरिका को हमेशा उत्तर में जो कनाडा में रहने वाले फ्रांसीसी थे उनके आक्रमण का हमेशा भय बना रहता था। तो अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका को इंग्लैंड पर डिपेंड करना पड़ता था और जब सप्तवर्षीय युद्ध के पश्चात इंग्लैंड ने ही कनाडा पर अधिकार कर लिया तो बस्तियों ने इंग्लैंड की शक्ति की अवहेलना करना शुरू कर दिया। इसके अलावा इस संघर्ष में भाग लेकर उन्होंने यह सीख लिया कि किस प्रकार सेनाएं और साधन संगठित करके युद्ध किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इस युद्ध के पश्चात इंग्लैंड ने मिसिसिपी नदी से लेकर अल्गानी पर्वतमाला तक का जो क्षेत्र है उसको अपने नियंत्रण में ले लिया और इस क्षेत्र में अमेरिकी बस्तियों के निवासी अपना क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। इस क्षेत्र में रहने वाले जो मूल निवासी थे वो रेड इंडियंस थे। इन्होंने विद्रोह कर दिया पश्चिमी सीमा पर। 1763 से 64 तक रेड इंडियंस का विद्रोह रहा और इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने 1763 में एक सही घोषणा की जिसके तहत एलेग्नीज, मिसिसिपी, क्वेबेक और फ्लोरिडा के बीच का क्षेत्र रेड इंडियंस के लिए सुरक्षित कर दिया और यहाँ पर उपनिवेशवासियों का इंग्लैंड की सरकार के साथ में हितों का टकराव होने लगा। तो सप्तवर्षीय युद्ध के पश्चात बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हुई और इन परिस्थितियों के पश्चात इंग्लैंड की सरकार ने जितना कठोर नियंत्रण उपनिवेशों पर लगाने की कोशिश की उतना ही अमेरिकन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने का प्रयास किया। थैंक यू।